14 अगस्त की शाम को जब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और पद्मा नायडू के साथ अपने घर पर बैठे थे और आजादी के भाषण की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके फोन की घंटी बजती है और फोन उठाते ही नेहरू जो खबर सुनते हैं उससे उनका चेहरा लाल पड़ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और शरीर में सिहरन पैदा होने लगती है। साथियों, 14 अगस्त 1947 रात के 12 बजे जब पूरी दुनिया के लोग चैन की नींद सो रहे थे, तब भारत की आजादी का वो सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था जिसका हम पिछले कई दशकों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसी पल के लिए देश के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन कुछ नेताओं और अंग्रेजों ने इस खुशी के मौके को देश के करोड़ों लोगों के लिए गम का मौका बना दिया था, क्योंकि इस दिन हमारे अखंड भारत का बंटवारा होने जा रहा था, जिससे राजनेता बनकर देश चलाने वाले नेताओं में तो खुशी की लहर फैली हुई थी, लेकिन देश की आवाम इस बंटवारे से कितना ज्यादा दर्द सहने वाली थी उसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। अखंड भारत के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इस बंटवारे का दर्द वही लोग समझते हैं जिन्हें रातों रात अपना घर छोड़ना पड़ा था, जिन्होंने अपनों को खोया था, जिन्होंने अपने देश को खो दिया था और जो सड़क पर पड़े दर्द से तड़प रहे थे और अपनी जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। इस बंटवारे के दर्द के शिकार हुए लोग आज भी जब 14 अगस्त का नाम सुनते हैं तो उनका शरीर डर के मारे कांपने लगता है। तो साथियों, आखिर क्या हुआ था 14 अगस्त 1947 की उस काली रात को, जिससे देश के करोड़ों लोगों ने आजादी की काफी बड़ी कीमत चुकाई थी? जानने के लिए आइए डालते हैं इतिहास के सबसे काले दिन पर एक नजर। दोस्तों, भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खात्मे की कहानी साल 1947 की शुरुआत में ही लिखनी शुरू हो चुकी थी। ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली की सरकार को ये उम्मीद थी कि भारत शांति के साथ आजाद होगा, लेकिन अफसोस ये उम्मीद टूट गई, क्योंकि उन ब्रिटिशर्स ने ही भारत की आवाम और नेताओं के बीच हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते ऐसी आग लगा दी थी। ऐसा जहर घोल दिया गया था जिसके बाद 3 जून 1947 के दिन क्लेमेंट एटली ने ऑल इंडिया रेडियो पर अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि सदियों से तितर बितर पड़े हिंदुस्तान को हमने एक किया है और हमें उम्मीद थी कि ये एकता देश की आजादी के बाद भी बनी रहेगी, लेकिन अफसोस भारतीय नेताओं को यह मंजूर नहीं है। इसलिए हमारे पास देश का बंटवारा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए अब ब्रिटिश इंडिया का राजकाज 2 सरकारों के हवाले कर दिया जाएगा, जिसके तुरंत बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक भाषण दिया था और कहा कि ब्रिटिश सरकार ने देश के कुछ हिस्से को भारत से अलग करने का प्रस्ताव देते हुए हिंदुस्तान को आजाद करने की बात रखी है और हमने उनकी ये बात मान ली है। हालांकि इस बात से हम खुश नहीं हैं, लेकिन हमें लगता है कि देश के भविष्य के लिए यह फैसला जरूरी है। दोस्तों, यहां गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाने का वादा दिया था, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के चीफ मोहम्मद अली जिन्नाह ने आजादी से कई साल पहले ही ये जिद पकड़ ली थी कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिमों को एक अलग मुल्क दिया जाए, और उनकी इसी जिद ने हिंदुस्तान के भाईचारे पर ऐसी चोट मारी थी जिसके निशान आज भी देखने को मिलते हैं। खैर, भारत को आजादी मिलने के हफ्ते की शुरुआत में ही हिंदू मुस्लिम की आग भड़कना शुरू हो चुकी थी, जिसका शिकार बन रही थी अखंड भारत की आवाम। 14 अगस्त की शाम को जब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और पद्मा नायडू के साथ अपने घर पर बैठे थे और आजादी के भाषण की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके फोन की घंटी बजती है और फोन उठाते ही नेहरू जो खबर सुनते हैं उससे उनका चेहरा लाल पड़ जाता है, आंख में आंसू आ जाते हैं और शरीर में सिहरन पैदा होने लगती है, क्योंकि लाहौर के एक नए प्रशासन ने हिंदू और सिखों के इलाकों के पानी की सप्लाई काट दी थी, जिससे लोग प्यास से तड़प रहे थे और जो पानी के लिए अपने घर से बाहर निकल रहा था उसे उसी वक्त मार दिया जा रहा था। और यहां से शुरू होने वाले दंगे देखते ही देखते पूरे भारत में फैल रहे थे। लोग मरने मारने के लिए उतावले हो रहे थे। तभी नेहरू फोन रखकर इंदिरा से कहते हैं कि आखिर मैं अपने 15 अगस्त के भाषण में ये कैसे कह सकता हूं कि मैं खुश हूं, जबकि मेरा लाहौर जल रहा है। तो इंदिरा उन्हें कहती हैं कि फिलहाल आप अपने आज रात के भाषण पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे मौके पर देश के करोड़ों लोग उनके प्राइम मिनिस्टर की आवाज सुनने के लिए तरस रहे थे।
हालांकि नेहरू का दिल अब टूट चुका था, लेकिन फिर भी 11:55 पर नेहरू संसद के सेंट्रल हॉल में भाषण देना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा पूरा करें। शायद पूरा नहीं, लेकिन जहां तक हो सके वहां तक। आगे नेहरू ने कहा कि हम प्रायः जो प्रतिज्ञा, जो संकल्प अब तक करते आए हैं, उसे निभाने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। आज रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई और उजली चमकती सुबह के साथ उठेगा। ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम के नेहरू के इस भाषण को सुनकर लोग खुशी से झूम रहे थे। सड़कों पर इकट्ठा हुए लोग महात्मा गांधी जी के नाम के नारे लगा रहे थे और पूरे 12 बजे शंखनाद के साथ देश की आजादी का आरंभ हुआ था। लेकिन देश के करोड़ों लोगों को अब तक ये नहीं पता था कि कुछ इलाकों में देश की आवाम इस आजादी की कड़ी कीमत चुका रही है, क्योंकि कुछ नेताओं और अंग्रेजों ने मिलकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की जो लकीर खींची थी, उसे बनाने में कई हजारों लोगों का लहू बह रहा था। लाखों लोगों को 14 अगस्त की उस काली रात को ही अपने घर से बेघर होना पड़ा था। लेकिन हिंदुओं का भारत में आना और मुस्लिमों का पाकिस्तान में जाना उतना भी आसान नहीं था। हजारों लोगों से खचाखच भरी ट्रेन में चढ़ने के लिए लोग एक दूसरे को धकेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। लाखों लोगों को अपना घर और व्यवसाय छोड़कर पलायन करना पड़ रहा था। कुछ समय पहले जो लोग एक दूसरे का हाथ थामकर अंग्रेजों के सामने आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वही लोग आज एक दूसरे के खून के प्यासे बने फिर रहे थे। भारत के इतिहास की इस सबसे काली रात में लगातार बारिश हो रही थी। कई इलाकों से बिजली जा चुकी थी। बदले की आग में प्यासे फिर रहे लोगों के हाथों में हथियार थे। वे बेधड़क होकर कत्ल किए जा रहे थे। पार्टीशन की इस कत्लेआम वाली लड़ाई की शुरुआत हुई थी अगस्त महीने की शुरुआत में, जब सिखों की टोली ने मिलकर 60 मुसलमानों और मुसलमानों की टोली ने मिलकर 74 सिखों का सरेआम कत्ल कर दिया था। यानी आग दोनों तरफ से लग चुकी थी और अगस्त के पहले हफ्ते में ही अमृतसर की जमीन बेगुनाहों के खून से लथपथ हो चुकी थी। पार्टीशन के इस जंग में अपनों की ही जान ले रहे थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो इतना खौफनाक था कि सुनकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। तो दिल्ली से पाकिस्तान के लाहौर जाने वाली एक ट्रेन शुरू की जाती है, जिसमें पाकिस्तान जाने वाले सरकारी अफसर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही ये ट्रेन पटियाला पहुंचती है तो इस पर हमला हो जाता है, जिसमें एक महिला और एक बच्चे की जान चली जाती है। और ये किसी ट्रेन पर होने वाला सबसे पहला हमला था। फिर जब ये ट्रेन लाहौर पहुंचती है और ये खबर चारों तरफ फैलती है, तो वहां के मुस्लिम बदला लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान से अमृतसर आने वाली ट्रेन में मौजूद 43 हिंदुओं को स्टेशन पर ही मार दिया जाता है। और फिर 13 अगस्त के दिन जब पाकिस्तान से अमृतसर के लिए ट्रेन रवाना होती है, तो वो ट्रेन अमृतसर तो पहुंचती है, लेकिन उसमें मौजूद कोई भी इंसान जिंदा नहीं था। हर डब्बे में थी तो बस हिंदू और मुस्लिमों की लाशें। जिसके बाद ट्रेन पर हमलों का सिलसिला शुरू हो जाता है और हर रोज अमृतसर और लाहौर के बीच आने जाने वाली ट्रेनों में लाशों के ढेर मिलते रहते हैं। दोस्तों, 14 अगस्त के दिन जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के करीब थे, तब अपने ही लोगों से डरते हुए हिंदू और मुसलमान लोग देर रात बारिश के बीचों बीच छिपते छिपाते हुए पलायन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर हम अपने मुल्क में नहीं पहुंचे तो अगले ही कुछ दिनों में हमें यहां मार दिया जाएगा। लेकिन जहां पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले हिंदू और सिख लोगों को देखते ही मार दिया जा रहा था, वहीं हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे मुस्लिमों को भी तलवारों से काटकर लहूलुहान किया जा रहा था। इसी वजह से हर तरफ भगदड़ मच चुकी थी और इस काली रात में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। और अगले दिन सुबह यानी 15 अगस्त के दिन जहां दोनों मुल्कों के करोड़ों लोग अपनी आजादी का जश्न मना रहे थे, वहीं लाखों लोग अपने को खोने के दुख से तड़प रहे थे। अंग्रेजों के बोए इस जातीय नफरत के बीज ने भारतीयों की एकता को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। इस पार्टीशन की आग अगले कई महीनों तक जलती रही, जिसमें कई करोड़ लोग स्थानांतरित होने के लिए मजबूर हुए थे और उनमें से करीब 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।
खैर, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन मौतों के लिए हम हिंदू, मुस्लिम या सिख जाति के लोगों को दोषी करार नहीं कर सकते, क्योंकि बंटवारे की बात निकलने से पहले देश की आवाम तो खुशी से एक दूसरे के साथ मिलकर रहती थी, लेकिन एक दूसरे को मारने के लिए उतावले हुए लोगों में जहर भरा था अंग्रेज और उन कुछ नेताओं ने जिनकी सोच निजी स्वार्थ और जातीय भेदभाव पर टिकी थी। लेकिन इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ब्रिटिशर्स ने हम भारतीयों के साथ इतने घिनौने जुर्म किए जिन्हें याद करके हमारी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन फिर भी उन्हें बारातियों की तरह विदा किया गया। जी हां, 27 अगस्त 1948 के दिन जब ब्रिटिशर्स की आखिरी टोली हमारा देश छोड़कर जा रही थी तो उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया गया। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के शिकार हुए उन 10 लाख लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखिए और इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि देश के हर व्यक्ति को आजाद भारत के लिए आवाम द्वारा दी गई इस अनसुनी कुर्बानी के बारे में पता चले और भविष्य में ऐसी ही सत्य घटनाओं से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।